हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में विभेदात्मक का क्या अर्थ होता है। ठीक है, लड़के लड़कियों के बीच में अंतर करना, या लिंग के आधार पर भिन्न श्रेणियों का पूर्वाग्रहित उपचार करना, या फिर कुछ उद्दीपनों की प्रतिक्रिया देने के लिए अधिगम की प्रक्रिया, या फिर अन्य नहीं, या फिर ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में विभेदात्मक का अर्थ बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात कुछ उद्दीपनों की प्रक्रिया देने के लिए अधिगम की प्रक्रिया है या फिर नहीं। अर्थात शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है, विभेदात्मक जो होता है उसमें उद्दीपन, अर्थात जो आपके मस्तिष्क में विचार उठते हैं और दूसरों को जवाब देने के लिए अधिगम की प्रक्रिया को संदर्भित किया जाता है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, नई नई चीज़ों को सीखना। ठीक है, विभेदन उत्पन्न करने के लिए पावलाक ने घंटी बजाने के बाद ही कुत्ते को भोजन दिया। मतलब पावलाक जी ने क्या किया, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने घंटी बजाने के जस्ट बाद ही कुत्ते को भोजन दिया और किसी अन्य ध्वनि के बाद नहीं दिया था। यही विभेदात्मक को उद्दीपन और अधिगम को प्रूव करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुकूलन का व्यवहारवादियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। सब कौन सा अनुकूलन होता है जो व्यवहारवादियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो शास्त्रीय अनुकूलन, क्रिया प्रसूति अनुकूलन, दो टाइप के अनुकूलन इसमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही हैं, केवल दो सही है, ना तो एक या ना तो दो सही है, ओनली एक सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर एक और दो, अर्थात शास्त्रीय अनुकूलन एवं क्रिया प्रसूति का अनुकूलन जो है अनुकूलन का व्यवहारवादी द्वारा अध्ययन किया जाता है। अब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि शास्त्रीय अनुकूलन और क्रिया प्रसूति अनुकूलन क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि व्यवहारवादियों द्वारा अध्ययन किए गए दो प्रकार के कंडीशनिंग, शास्त्रीय कंडीशनिंग और ओपेरा कंडीशनिंग होती है। शास्त्रीय कंडीशनिंग में एक व्यक्ति दो उत्तेजनाओं के बीच संबंध बनाना सीखता है। इस एसोसिएशन के परिणाम स्वरूप जीव घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। और आप लोग अब समझ गए होंगे कि व्यवहारवादी का अध्ययन कितने टाइप का होता है और उनके बीच में डिफरेंस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, कलन विधि जिसको एल्गोरिथ्म बोला जाता है और अन्वेषण ह्यूरिस्टिक खालिस्तान की रणनीति होती है। शिक्षण, समस्या समाधान, अधिगम या फिर चिंतन। तो एल्गोरिदम या फिर अन्वेषण जो है किसकी रणनीति के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है समस्या समाधान की रणनीति के अंतर्गत आते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कलन विधि और अन्वेषण होता क्या है। तो देखिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी मानी जाती है और रणनीति होती है इसमें प्लान ऑफ एक्शन यूज टू फाइंड द सोल्यूशन। मतलब जब आप रणनीति बनाते हो तो उसमें जो एक्शन लेते हो उसके खिलाफ, ठीक है, और इससे आप एक सोल्यूशन आपको मिलता है जो जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। डिफरेंट स्ट्रेटजी, जब आप अलग अलग रणनीति बनाते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन एंड डिफरेंट एक्शन, जब आप अलग अलग रणनीति बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्शन लिए जाते हैं और अलग अलग प्रैक्टिकल या फिर एग्जांपल्स के द्वारा आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे वेल में नॉन स्ट्रेटजी कौन सी मानी जाती है, ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब नए नए तरीकों को अपनाना और उसको सही करने की कोशिश करना। डिस्क्राइब ए कंटिन्यूसली ट्राइंग डिफरेंट सोल्यूशन अंटिल प्रॉब्लम इज सॉल्व, अलग अलग सोल्यूशन का यूज करना जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। द अदर स्ट्रेटजी आर एल्गोरिदम एंड ह्यूरिस्टिक डिस्क्राइब ए स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम, मतलब ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिदम जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज किया जाता है और जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो समस्या समाधान ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब ये चार ऑप्शन जो दिखे गए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है।
तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात अधिगम जो होता है एक व्यवहारिक परिवर्तन की प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, अर्थात अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग अर्थात नई नई चीज़ों को सीखना। लर्निंग इज नॉट एन इवेंट ऑफ अ प्रोसेस, इट मीन्स दैट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जो लर्निंग जो होती है, आप ज़िंदगी भर नई नई चीज़ों को सीखते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। एक्योरिंग न्यू नॉलेज, आप उससे नए नए नॉलेज प्राप्त करते हो, ज्ञान मिलता है, बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर में बदलाव आता है, और अंडरस्टैंडिंग स्किल आपकी अच्छी होती है, वैल्यू मिलते हैं, मूल्य मिलता है, एटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड और प्रेफरेंस मिलता है, आपको महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अप्लाइंग दैट व्हाट वी हैव लर्नड इन 80% ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस विच इन्वॉल्व्स यूजिंग द स्किल एंड नॉलेज विद इन द वर्क्स एनवायरनमेंट दैट मेक्स द लर्निंग स्टिक, कैचिंग द बिहेवियर, चेंजिंग द प्रोड्यूस डिजायर आउटकम। इससे आपको अच्छा आउटकम मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में जो है सफल होते हैं और एक वैल्यूएबल पर्सन बनते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत किनको रखा जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात दो सहयोगी अधिगम जो है शास्त्रीय अनुबंधन अर्थात क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर प्रभावी अनुबंधन अर्थात ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंतर्गत इनको दो सहयोगी अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। अब इनको किस हिसाब से रखा जाता है, चलिए ये भी बता देते हैं हम आपको। एसोसिएटिव थ्योरी जो होती है, एसोसिएटिव थ्योरी द फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग का एक तरीका होता है, प्रकार होता है। इट्स स्टेट दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड, बिहेवियर जो होता है उसको मॉडिफाइड किया जा सकता है, मतलब सुधार किया जा सकता है उसमें। लर्नड बेस्ड ऑन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट माइट नोन ही सी डज नॉट बिहेव प्रॉपरली इन द क्लासरूम, मतलब जैसे आप एक या क्लासरूम में बैठते हो, उसमें लड़कियां भी होती हैं, गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, तो आप प्रॉपरली वे में मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं और थोड़ा सा झिझक होती है लड़कियों के सामने बोलने में। तो इसी को मतलब मॉडिफाई आप कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आप आसानी से सीख जाएंगे। दैट वी विल नो अलाउ टू गोइंग आउट द फॉर रेस्क्यू अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत के अंतर रखा गया है, शास्त्रीय अनुबंधन और प्रभावी अनुबंधन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्न होता है। एक बच्चे को अगर आपको प्रेरित करना है, एक्टिव करना है, तो उसे उत्तेजित करना क्या होता है? निरंतर सुदृढ़ीकरण, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण या फिर तटस्थ उत्तेजना। तो निरंतर बच्चों को प्रेरित करना जो है सुदृढ़ीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रीच ए पर्सन और एनिमल इन रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट कैन बी ए पॉजिटिव एंड निगेटिव भी हो सकता है, दोनों टाइप का फीडबैक आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेल द 5 ईयर ओल्ड बॉय, आप 5 साल के बच्चे से बोलते हो कि क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ करो, ही क्लीन्स द रूम दैट ही विल गेट ए टॉयज, मतलब वो रूम को साफ करता है और अपने खिलौने जो होते हैं उसको अच्छे से जमाता है। ठीक है ना, वेल मेंटेन सेटल करता है। ही विल क्विकली क्लीन हिज रूम बिकॉज ही गेट्स स्टिमुलस मोटिवेट हिम टू डू हिज वर्क, मतलब अपना काम करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करने लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बंडूरा द्वारा प्रभावित है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो आप 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है जो बंडूरा द्वारा दिया गया था? सामाजिक शिक्षण, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर प्रयत्न या और त्रुटि। तो बंडूरा द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था वह सामाजिक और शिक्षण का सिद्धांत था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत जो है बंडूरा द्वारा प्रतिपादित किया गया, और सिद्धांत का प्रमुख विशेषता यह है कि लोग जो है अवलोकन से सीखते हैं, मतलब नई नई चीज़ों को जज करते हैं, उसको देखते हैं और देख करके सीखते हैं नई नई चीज़ों को, प्रैक्टिकल को कैसे काम किया जाता है और ये लैब को जइया कैसे जाता है। और यह सिद्धांत जो है व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक के बीच एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। ध्यान, अवधारणा, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। कौन कौन से? ध्यान, अवधारणा, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। ठीक है,
बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो ब्लैक बोर्ड द्वारा पढ़ाने की किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? ब्लैक बोर्ड द्वारा जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हो तो किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? श्रव्य सहायक, दृश्य सहायक, ये सभी, या फिर श्रव्य दृश्य सहायक। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड द्वारा पढ़ाना जो है वह दृश्य सहायक के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखते हैं इसको? दृश्य सहायक के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को देख करके जज करते हो, उससे सीखते हो और नई नई चीज़ें की आपको सीखने को मिलती हैं। दृश्य सहायक वे चीज़ें होती हैं जो किसी व्यक्ति को पढ़ने, याद करने और कार्य करने में सहायता करती हैं। मतलब जब जो चीज़ें आपके सामने, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको बोर्ड में कुछ देख रहा है, डिस्प्ले में कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें याद भी आप कर सकते हो और कार्य करने में सहायता हो रही है, आपको हेल्प मिल रहा है। और दृश्य सहायक में से कुछ मानचित्र, चित्र और रेखा चित्र और अन्य दृश्य सामग्रियाँ भी हो सकती हैं और होती भी हैं, और ये दृश्य सहायक होते हैं और इन सहायकों को उद्देश्य के अनुसार चुना जाता है। मतलब जब आप चित्र के माध्यम से या फिर डायग्राम के माध्यम से किसी चीज़ को देखते हो, ब्लैक बोर्ड में जो चीज़ें बनाई जाती हैं के माध्यम से आपको समझाया जाता है, उसे चित्र के माध्यम से ही हमारा दिमाग जो है किसी चीज़ को आसानी से समझता है, लंबे ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम पीरियड तक उस चीज़ को याद रख सकता है, मेमोराइज कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का क्रिया शोध नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन जो लिखे हैं, एक प्रकार का क्रिया शोध कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत शिक्षण क्रिया शोध, सहयोगात्मक क्रिया शोध, स्कूल व्यापी क्रिया शोध, या फिर प्रत्यक्ष क्रिया शोध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात प्रत्यक्ष क्रिया शोध जो है एक प्रकार का क्रिया शोध नहीं होता है। क्रिया शोध के प्रकार कौन से होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षक क्रिया शोध और सहयोग क्रिया शोध, स्कूल व्यापी क्रिया शोध, और इसके अलावा चौथा जो होता है वह जिला स्तर क्रिया शोध होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, और सभी प्रकार के अनुबंधन का उपयोग जो है स्कूलों द्वारा, शिक्षकों द्वारा स्कूलों में शिक्षा में सुधार करने हेतु किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यदि आप आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यदि छात्र जो हैं शिक्षण में उनको रुचि नहीं हो रही है, पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? आप एक टीचर हैं, ठीक है, तो सिद्ध करें कि यह विषय को पढ़ाने का एकमात्र तरीका है। उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे, या फिर कक्षा छोड़ देंगे, या फिर शिक्षण विधि में बदलाव करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है वह शिक्षण विधि में बदलाव करना माना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक शिक्षक जो है, शिक्षण पद्धति व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ाने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है, क्योंकि हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है। जब किसी विषय को विभिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाता है तो बच्चे जो है बेहतर ढंग से उसको सीख सकते हैं और उनको मज़ा भी आता है पढ़ने में, और इंटरेस्ट भी लेते हैं, और लंबे टाइम तक वो क्लास में बैठ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे सभी चीज़ें जो होती है एक टीचर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वे ऑफ लर्निंग उसका कितना बेटर है, समझाने का तरीका कितना बेटर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।